नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस टॉपिक में। आज का हमारा टॉपिक दिल्ली सल्तनत को लेकर है। दिल्ली सल्तनत में जो प्रमुख वंश हुए, चाहे गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, उनके बारे में आज इस टॉपिक के माध्यम से हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आपके सामने इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, जो इतिहास की श्रृंखला को हमने जारी किया है। तो 1206 से लेकर 1210 तक जो गुलाम वंश आता है, इसके जो प्रमुख संस्थापक थे गुलाम वंश के, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। मोहम्मद गौरी का एक दास था और मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत पर जो है ये गुलाम वंश का अधिकार होता है। और गुलाम वंश ये चलता है 1290 तक। इसी बीच में कम से कम 11 शासक हुए, लेकिन आज हम प्रमुख 4 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। जिन 4 शासकों की मैंने बात की है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान और उसके बाद गियासुद्दीन बलबन। अब इनके शासन की समय अवधि की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन का शासनकाल 1206 से 1210 तक, इल्तुतमिश का 1211 से लेकर 1236 तक, रजिया सुल्तान का 36 से लेकर 40 तक, 4 सालों का, और इनका बलबन का रहा है 66 से लेकर 85 तक। अब इनकी जो प्रमुख नीतियाँ रही, दिल्ली सल्तनत को किस तरह आगे लेके गए, इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहता है 1206 से लेकर 1210 तक। काफ़ी कठोरवादी नीति के कारण उसने स्वयं को सुल्तान कहा। जो सुल्तान शब्द आता है दिल्ली सल्तनत में, उसने स्वयं को पहले कहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी उदारवादी नीतियाँ भी थी, इस कारण उसको लाख बख्श की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। अब उसके जो उसने प्रमुख कार्य की बात की जाए, जो दिल्ली का कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण शुरू करवाया था। हालांकि ये आगे जाकर इल्तुतमिश के शासनकाल में पूर्ण होता है। इल्तुतमिश इसको पूरा करवाता है। उसके बाद अजमेर का एक, आपने ये नाम सुना होगा, अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये भी इसने करवाया था। उसके बाद इसका शासनकाल 1210 में समाप्त हो जाता है और उसके बाद आता है इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। वैसे इल्तुतमिश को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुलाम वंश का, क्योंकि ये आया और इसने स्वयं को गुलाम ना मान के एक शासक के रूप में माना। इसकी जो समय अवधि बताई वो रही 1211 से लेकर 1236 तक। काफ़ी लंबा समय रहा इसका। और इसने एक तुर्गान ए चहलगानी चलाई थी। तुर्गान ए चहलगानी का मैं आपको बताऊं तो एक ऐसी स्कीम थी जिसके अंदर 40 प्रमुख शासक जो इसके मंत्रीगण थे, उनका एक सैनिक थे जो कि युद्धों से संबंधित जिनका कार्य रहता था, उनका एक दल बनाया। उसको तुर्कान चहलगानी कहा जाता था। उसको उनको ट्रेनिंग करवाना, ये सारी व्यवस्थाएं और युद्ध के लिए तैयार करना, ये रहता था। इसके बाद इसके टाइम पीरियड में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। मंगोल का जो शासक था चंगेज खान आता है दिल्ली में, लेकिन इसकी कूटनीति से वो दिल्ली में आक्रमण करने में असमर्थ रहता है, इसलिए इसको कूटनीति की भी कहा जाता है। इसके बाद अगला आता है रजिया सुल्तान। अब हम रजिया सुल्तान को लेकर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। रजिया सुल्तान का समय जो रहता है काफ़ी लंबा नहीं है, ये मात्र 4 वर्षों में शासन करती है। लेकिन ये प्रश्न आता है कि प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो वो रजिया सुल्तान आती थी। दिल्ली सल्तनत में उसने शासन किया था और मर्दों की तरह उसने जो है युद्ध में जाना, इस तरह तो काफ़ी रहा। लेकिन अंत में कहते हैं कि इसको भी जो है मरवा दिया गया था और इस प्रकार 4 वर्षों का शासन इसका रहता है। अब जो चौथा जो प्रमुख शासक है जिसके बारे में गुलाम वंश पे पूछा जाता है कि, तो वो बलबन के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। वो इसलिए कि इसकी जो नीतियाँ थी, लोह एवं रक्त की नीति कठोरवादी नीति थी इसकी। और शासनकाल की बात करूं तो मैं
1260 से लेकर 85 तक इसका शासन चलता है। उसके बाद जो है खिलजी वंश आ जाता है बाद में, और इसने दो प्रथाएं, एक सिजदा एक पैबोस। सिजदा और पैबोस क्या थी, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। सिजदा और पैबोस एक ऐसी व्यवस्था थी, जैसे सिजदा जो थी ये बलबन ने क्या किया कि जो इसका राज्य था, उस राज दरबार में जो मंत्रिमंडल होता था तो वो चरण स्पर्श करते थे राजा के आगे, तो उसको सिजदा कहा जाता था। दूसरी जो पैबोस थी, एक ऐसी व्यवस्था थी कि चरण चूमना कहा जाता था, कि राजाओं के आगे पड़ जाना, चरण चूमना। ये दो व्यवस्थाएं उसने अपने शासनकाल में शुरू की थी। और लौह एवं रक्त की नीति भी इसकी पूछ ली जाती है, वो भी इसकी पॉलिसी थी। उसके बाद इसके टाइम पीरियड में भी मंगोलों ने काफ़ी आक्रमण शुरू कर दिए थे, और इस तरह से जो था गुलाम वंश के ये चार जो प्रमुख शासक थे यहाँ तक चलते हैं। उसके बाद खिलजी वंश आ जाता है। अब हम खिलजी वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके बाद खिलजी वंश आता है, जो चलता है 1290 से लेकर 1320 तक, लगभग 30 वर्षों का इनका समय रहता है। इसके जो दो प्रमुख शासक रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह खिलजी। फिरोज शाह खिलजी इसका संस्थापक था, लेकिन मोस्टली जो प्रश्न आते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी को लेकर आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक प्रमुख लेखक ऑथर जो था अमीर खुसरो ने ही अमीर खुसरो को ही तबले और सितार का जो है आविष्कारक भी माना जाता है। तबले और सितार का आविष्कारक भी माना जाता है। और इसकी प्रमुख जो नीति रही थी अलाउद्दीन खिलजी की, वो रही थी बाजार नियंत्रण नीति। यानी कि इसने ये कठोर कर दिया था कि कोई भी जो है उसकी इस व्यवस्था में किसी को, इनके बाजार नियंत्रण का ये अर्थ था कि कोई किसके साथ हेराफेरी नहीं करेगा। तो इस तरह ये इसकी नीति महत्वपूर्ण थी। तो इसी के साथ हमारा ये दो शासकों का जो दो प्रमुख वंशों का जो था ये हम समापन करते हैं। और इसके साथ ही अगले टॉपिक को लेकर हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।